बच्चों जेईई मेन 2019 का ये क्वेश्चन कहता है कि थ्री आइडेंटिकल चार्जेस क्यू, तीन चार्जेस हैं और तीनों सेम है, क्यू है, आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ, होना चाहिए ना, ऑफ साइड लेंथ आर। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके साइड लेंथ है आर और इन्हीं के वर्टिसेस पे हमने तीन चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू है, इनको लाके प्लेस किया गया है। तो एक काम करते हैं, एक चार्ज को हम यहाँ रखते हैं, एक चार्ज को हम यहाँ रखते हैं और एक चार्ज को हम यहाँ रखते हैं। फिर कहता है द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई ईच चार्ज। आपको बताना है कि हर चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो किसी एक को पकड़ते हैं हम लोग, चलिए हम इसको पकड़ते हैं और देखते हैं कि इस पर टोटल कितना नेट फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस पर कितने लोग फोर्स लगाएंगे, तो इस पे ये और ये दोनों फोर्स लगाएंगे। अब चूंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा और मान लीजिए कुछ एफ फोर्स लगा के, तो बच्चों ये पॉजिटिव भी इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये भी एफ ही फोर्स लगाएगा, क्योंकि जितना चार्ज ये है उतना ही चार्ज ये भी है, जितनी दूरी पे ये रखा हुआ है उतनी ही दूरी पे इसको भी रखा हुआ है ना, तो जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स ये भी लगाएगा। ठीक है, अच्छा हम चाहे ना तो इस एफ की वैल्यू भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं दो चार्जेस Q1 एंड Q2, बीच का सेपरेशन अगर R है तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जिसमें K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ठीक है, यहाँ आंसर हमको K के फॉर्म में ही देना है। तो आप बताइए ये F फोर्स किसने किस पर लगाया है, तो इसने इस पर लगाया है या फिर इसने इस पर लगाया है। अब दोनों में से कोई एक पेयर ले लें, तो चलिए हम इसी पेयर को ले लेते हैं और हम लिखते हैं K, Q1 की जगह पे भी Q और Q2 की जगह पे भी Q, मिला जुला के ये होगा आपका Q का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का सेपरेशन R है तो हम लिखेंगे R का स्क्वायर। ठीक है, अब हम ये बात जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जितने सारे एंगल्स होते हैं वो सब 60 डिग्रीज होते हैं, तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और चूंकि ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, शीर्षाभिमुख कोण है, इसका मतलब हुआ कि ये वाला एंगल भी होगा 60 डिग्री। अब हम ये भी जानते हैं कि दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और अगर उनके बीच का एंगल 60 डिग्री हो तो उनका रिजल्टेंट जो होता है एक तो बीचों बीच होगा और होता है √3a, ये याद किया है हमने। ठीक है, 0 डिग्री पे 2a, a और a का 2a, 60 डिग्री पे √3a, 90 डिग्री पे √2a, 120 डिग्री पे a है ना, और 180 डिग्री पे 0। ठीक है, 4-5 केस हमने याद किए थे। तो अब हम बहुत आसानी से रिजल्टेंट फोर्स ड्रॉ भी कर सकते हैं और उसका मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कुछ इधर की तरफ होगा, अरे इन दोनों के बीच में होगा, और कितना होगा तो √3f होगा। तो बच्चों अगर आपसे किसी ने पूछा है कि नेट फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स होगा √3f, जिसमें √3 तो √3 है और f की जगह पे हम लिखेंगे KQ² डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखें तो ऐसा कोई ऑप्शन जो आपको नजर आ रहा हो, √3 KQ² बाई आर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए, एम्स ने पूछा है 2003 में, थ्री चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। ठीक है, आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा होगा जिसका साइड लेंथ आपको ए भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये दिया हुआ है एज शोन इन द फिगर, आप फोटो में देख सकते हैं। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज प्लेस्ड एट वर्टेक्स ए इन द डायरेक्शन इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू BC एज। अच्छा, तो मतलब वर्टेक्स ए पर जो चार्ज रखा हुआ है ना, उस पे आपको फोर्स बताना है इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू BC। अब बच्चों BC कौन सा साइड है, BC ये वाला साइड है और नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो मिला जुला के क्वेश्चन ये है कि आपको इसके ऊपर का फोर्स बताना है BC के परपेंडिकुलर। अब BC हॉरिजॉन्टल है ना, तो आपको इसके ऊपर का वो फोर्स बताना है जो वर्टिकल हो। अरे तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि आखिर इस पे फोर्स लगेगा कितना। तो बच्चों इस पे फोर्स कितने लोग लगाएंगे, तो एक बार फिर से ये दोनों लोग इस पे फोर्स लगाएंगे, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा और मान लीजिए कुछ F फोर्स लगा के, तो बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और ये भी F ही फोर्स लगाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ताकत में जितना ये है उतना ही ये भी है। हाँ ठीक है, ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव से असर किस बात पे पड़ता है, तो बच्चों नेगेटिव और पॉजिटिव से असर पड़ता है डायरेक्शन पे, मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं पड़ता है। ये नेगेटिव था इसीलिए इसने इसको खींचा था,
ये पॉजिटिव था इसीलिए इसने इसको धक्का दिया था। बाकी आप देखें तो ताकत में जितना ये है उतना ही ये भी है, और जितनी दूरी पे इसको रखा हुआ है उतनी ही दूरी पे इसको भी रखा हुआ है। तो ये अगर इस पे F फोर्स लगाएगा तो ये भी इस पे F ही फोर्स लगाएगा, और हम चाहें तो इस F की वैल्यू भी लिख सकते हैं। इस F की वैल्यू होगी K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से देखें तो K की जगह पे हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, यहाँ हमने K इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जब हमने ऑप्शन देखा तो उसमें हमको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है। इसका मतलब हुआ कि आप K की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो आप कोई भी पेयर लीजिए, आप ये पेयर लीजिए, ये वाला पेयर, क्योंकि इस पेयर में भी इसने इस पे फोर्स F लगाया है, चाहे आप ये वाला पेयर लीजिए, इस पेयर में भी इसने इस पे F फोर्स लगाया है। ठीक है, कोई भी पेयर लीजिए, जब आप Q1 और Q2 लिख रहे होंगे तो आपको साइन कंसीडर नहीं करना है। ये हम जानते हैं कि जब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे होते हैं तो साइन कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए यही वाला पेयर ले लेते हैं। तो Q1 की जगह पे भी हम Q ही लिखेंगे और Q2 की जगह पे भी हम Q ही लिखेंगे। इवन हम ये वाला पेयर भी लेते हैं तो Q1 की जगह पे Q लिखते हैं और Q2 की जगह पे भी Q लिखते हैं। तो मिला जुला के देखें तो Q1 और Q2 चूंकि दोनों Q है यानी ये Q का स्क्वायर होगा, एंड डिवाइडेड बाई आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखें चाहे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखें, वो तो है A ही, तो हम लिखेंगे A का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे इस पर लगने वाले नेट फोर्स की। हैं, तो ये भी हमने याद किया हुआ है कि अगर कोई वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर भी A है, लेकिन फिर भी डायरेक्शन अलग है, तो एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड A है, दूसरा वेक्टर इसका भी मैग्नीट्यूड A है, और बीच का एंगल अगर 120 डिग्री है। अच्छा ध्यान रहे, ये अगर 60 डिग्री है तो बच्चों ये 120 डिग्री होगा, ताकि ये टोटल मिलके 180 हो सके। ठीक है, तो हम जानते हैं A और A बीच का एंगल अगर 120 डिग्री है तो जो रिजल्टेंट होता है वो भी बच्चों A ही होता है। इसका मतलब हुआ कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा, एक तो बीचों बीच आएगा, बीचों बीच आने का मतलब एकदम ऐसा हॉरिजॉन्टल आएगा, और कितना आएगा तो F ही आएगा। इसका मतलब हुआ कि इस केस में जो F नेट होगा, इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो कुछ और नहीं, वो F ही होगा। इसका मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर ही होगा। अच्छा, अब ध्यान से देखें तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, तो ऑब्वियसली आपको ऑप्शन नंबर A दिख रहा है। लेकिन बच्चों ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि इसने ये नहीं पूछा है कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स बताओ, इसने पूछा है कि इस पर लगने वाला वो फोर्स बताओ जो BC ना, यानी कि हॉरिजॉन्टल के नॉर्मल हो। नॉर्मल होने का मतलब परपेंडिकुलर हो। तो बच्चों इस पर जो फोर्स लग रहा है वो पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल लग रहा है, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आया है ना, और हमको इसका वो कंपोनेंट लेना है जो वर्टिकल हो। तो आप जानते हैं कि इसका कंपोनेंट वर्टिकल में आके 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 90 डिग्री पे किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट 0 होता है। ठीक है, तो चूंकि ये फोर्स पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि वर्टिकल डायरेक्शन में इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो 0 होगा। अब फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट 0 होगा। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन यानी BC के नॉर्मल इस पर नेट फोर्स 0 लगेगा, तो इसका सही आंसर एक्चुअली 0 होगा। हाँ, अगर इसने ये पूछा होता कि इस पर लगने वाला आप नेट फोर्स बताइए अलोंग BC, मतलब जिस डायरेक्शन में BC है उसी डायरेक्शन में बताइए कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो हम ये वाला बता देते। लेकिन इसने पूछा है BC के परपेंडिकुलर, तो BC के परपेंडिकुलर इस पे नेट फोर्स होगा 0। ठीक है, चलिए। और वैसे भी बच्चों देखो मेडिकल का क्वेश्चन है, तो मेडिकल क्वेश्चन में मैंने तुमसे कहा है कि अगर तुमको आंसर में ऑप्शन में कहीं 0 नजर आए तो 7-8 बार वो सही होता है, 10 बार में 7-8 बार वो सही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए, ये CBSE बोर्ड ने पूछा, पिछले साल पूछा है अपने ऑब्जेक्टिव में, और उसके लिए वो आपको 1 नंबर देता है। ठीक है, कहता है 3 चार्जेस Q माइनस Q Q नॉट। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा Q माइनस Q एंड Q नॉट आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, फोटो में आपको दिख रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q नॉट एट पॉइंट O इज। आपको इस पर लगने Q नॉट पे लगने वाले नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, तो पहले बताइए इस पे कितने लोग फोर्स लगाएंगे, तो ऑब्वियसली 2 लोग लगाएंगे, ये और ये। ठीक है, तो आप बताइए ये इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और मान लीजिए F फोर्स लगा रहा है
और हम चाहें तो इस F की वैल्यू भी लिख सकते हैं, कितनी होगी, तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो Q1 की जगह पे हम लोग Q ले लेंगे, हम साइन कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, तो हम Q ले लेंगे। Q2 की जगह पे हम Q0 ले लेंगे एंड डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो दिख रहा है आपको A है, तो हम A स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, अब सुनिए, ये Q चार्ज इस Q0 चार्ज पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो चूंकि पिछली बार ये नेगेटिव था तो नेगेटिव ने पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचा था, लेकिन अब की बार ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को धक्का देगा, रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। और बच्चों ये भी F ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो जितना ये है ताकत में, मैं मानता हूँ कि ये नेगेटिव है तो इसलिए ये अट्रैक्ट कर रहा है और ये पॉजिटिव है इसलिए ये रिपेल कर रहा है, लेकिन ताकत में जितना ये है उतना ही ये भी है। ये अगर -10 कूलम है तो ये +10 कूलम है ना, और जितनी दूरी पे ये है उतनी ही दूरी पे ये भी है, ये भी ए डिस्टेंस, ये भी ए डिस्टेंस, तो चार्ज सेम, डिस्टेंस सेम, इसका मतलब फोर्स का अमाउंट भी सेम होगा, तो ये भी F फोर्स ही लगाएगा। और जो नेट फोर्स होगा ये भी हमने याद किया हुआ है, दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो जो रिजल्टेंट होता है वो होता है √2a। तो इस हिसाब से देखें तो जो नेट फोर्स आएगा वो ऐसा √2F आएगा। ठीक है, तो चलिए हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताना था तो हम लिखते हैं F net इज इक्वल्स टू √2 इंटू एफ। √2 को रहने दीजिए और F की जगह पे लिखिए K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से जो हमने लिखा था, आप इसको लिख लीजिए। लेकिन हम जानते हैं K का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। तो आप देख लीजिए ऐसा कोई ऑप्शन आपको नजर आ रहा हो। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन जो आपको नजर आ रहा हो। ठीक है, काम करते हैं हम लोग, अच्छा नहीं सॉरी बच्चों, क्या कर रहा हूँ यहाँ पे आंसर जो है वो तो K के फॉर्म में ही दिया हुआ है ना, अरे K के फॉर्म में ही दिया हुआ है और बता दिया है कि K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो कोई बात नहीं, है तो और आसान हो गया। आप डायरेक्टली इसको पुट कर लीजिए, तो √2 और फिर हो जाएगा K Q नॉट डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। हाँ ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, ये वाला ऑप्शन नजर आ रहा है। ठीक है ना, मैं देख रहा था कि नीचे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन AI EEE जो कि अब JEE मेन बन चुका है, उसने पूछा था 2023 में। कहता है कि 3 चार्जेस -Q1 दिख रहा होगा कहीं, ये देखिए -Q1 यहाँ पे है। ठीक है, Q2 एंड -Q3, तो ये रहा आपका Q2 और ये रहा -Q3 आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। फोटो में आपको सब कुछ दिख रहा है। द x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन -Q1 इज प्रोपोर्शनल टू। आपको बताना है कि ये जो -Q1 है इस पे जो नेट फोर्स लगेगा उसका x कंपोनेंट किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पर नेट फोर्स लगेगा कितना, या इस पे कितने लोग फोर्स लगाएंगे। तो इस पे भी 2 लोग फोर्स लगाएंगे, एक ये लगाएगा और एक ये लगाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा बच्चों, रिपेल करेगा। और चलिए हम इसको कह देते हैं कुछ F1। ठीक है, अच्छा ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसको क्या कह देते हैं F2। तो यानी कि इस पे ना दो फोर्स लग रहा है, एक ये वाला जो इसने लगाया है और एक ये वाला जो इसने लगाया है ना। तो हमको इस पे का नेट फोर्स नहीं पता करना है, हमको पता करना है कि इस पे जो फोर्स लग रहा है उसका एक्स कंपोनेंट कितना है ना बच्चों। तो एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले देखते हैं कि उस पे लगने वाले फोर्स का एक्स कंपोनेंट कितना होगा। तो ये वाला जो फोर्स है ये तो पूरी तरीके से एक्स की तरफ ही है, तो ये वाला फोर्स पूरा आएगा, F2 जो है वो पूरा आएगा, इसका पूरा योगदान होगा। लेकिन इसका बस एक कंपोनेंट ही आएगा ना, अरे ये तो पूरा ही x की तरफ है तो इसको पूरा लिख लेंगे F2, लेकिन इसका बस एक कंपोनेंट लिखेंगे। अब कंपोनेंट तोड़ने के लिए आपको एंगल्स पता होनी चाहिए, तो आपको पता है कि ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और इसका जब आप कंपोनेंट इधर की तरफ तोड़ेंगे तो चूंकि आप थीटा से दूर जा रहे हैं तो आप साइन यूज करेंगे, तो इस डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा F1 और साइन थीटा, क्योंकि हम थीटा से दूर जा रहे हैं तो हम लिखेंगे F1 साइन थीटा। एक बार फिर से देखिए, F2 पूरा आएगा लेकिन इसका बस एक कंपोनेंट आएगा, और दोनों कंपोनेंट मिलके मतलब F2 और इसका ये कंपोनेंट मिलके एक्स डायरेक्शन वाला नेट फोर्स बनेगा, तो इसीलिए मैंने दोनों को ऐड कर दिया। अब देखते हैं कि F2 किसने किस पर लगाया था, तो F2 इसने इस पर लगाया था।
ठीक है, तो फॉर्मूला वही k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे k q1 की जगह पे, चलिए हम q1 ही ले लेते हैं, अरे F2 इन दोनों के बीच में ही लगा है ना, तो Q1 की जगह पे हम ले लेते हैं Q1 एंड Q2 की जगह पे हम लोग Q2 ही रहने देते हैं, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स में डील कर रहे हैं, इसीलिए हम चार्जेस का साइन कंसीडर नहीं करेंगे। एंड डिवाइडेड बाय b स्क्वायर, क्योंकि इसके और इसके बीच का सेपरेशन b है, ठीक है, प्लस बताइए F1 किसने किस पर लगाया है, तो इसने इस पर लगाया है। तो एक बार फिर से लिखेंगे k Q1 Q2 में यही दोनों चार्जेस आएंगे, तो चलिए Q1 की जगह पे तो Q1 ही है, हालांकि माइनस में है लेकिन साइन कंसीडर नहीं करना है। लेकिन Q2 की जगह पे अब की बार Q3 आया है, और एक बार फिर से हम साइन कंसीडर नहीं करेंगे। डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, a है, तो a स्क्वायर हो गया, वही फॉर्मूला k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, लेकिन बगल में ये साइन थीटा भी है। वेरी गुड। अब देखिए हमको ये थोड़े ना बताना है कि नेट फोर्स कितना है, एक्स एक्सिस वाला नेट फोर्स कितना है, ये नहीं बताना, हमको बताना है कि वो किसके प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनल देखने के लिए आप इसमें से अगर कुछ कॉमन हो रहा है तो आप उसको निकाल लीजिए। तो फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट, हाँ k कॉमन हो रहा है, निकाल लीजिए, और दोनों में Q1 कॉमन हो रहा है, आप उसको निकाल लीजिए। बाकी कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है तो बाकी चीज़ों को आप लिख लीजिए, Q2 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस Q3 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम जानते हैं कि कॉन्स्टेंट्स को अगर हम हटा दें तो इक्वालिटी का साइन प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए हम इसको हटाते हैं, तो ये एफ एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q2 बाई बी स्क्वायर प्लस Q3 बाई ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा के। आप बताइए ऐसा कोई ऑप्शन, Q2 बाई बी स्क्वायर प्लस Q3 बाई ए स्क्वायर साइन थीटा। आई थिंक ये ऑप्शन नंबर बी सही है, सही है, यही सही है रहेगा, ठीक है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए, ये जेई एडवांस ने पूछा 2014 में, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए पढ़ के देखते हैं क्या कहता है। 4 चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा Q1 Q2 Q3 एंड Q4, सबका मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि अगर ये 10 कूलम है तो ये भी 10 ही कूलम होगा, ये भी 10 ही होगा और ये भी 10 ही होगा। हाँ, साइन डिफरेंट हो सकता है, जैसे हो सकता है कि ये 10 हो तो ये -10 हो, ये 10 हो तो वो -10 हो, लेकिन मैग्नीट्यूड में सब सेम है। आर फिक्स्ड अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू -2a -a प्लस a एंड प्लस 2a, दिख भी रहा होगा, ये x इज इक्वल टू -2a पे रखा हुआ है, ये x इज इक्वल टू -a पे, ये a पे और ये 2a पे, तो मिला जुला के देखें तो ये वाला डिस्टेंस होगा a, बच्चों ये वाला डिस्टेंस भी होगा a, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होगा 2a, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा 2a। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो जितना उधर जाना है उतना ही इधर भी आना है, ठीक है। चलिए, तो ऐसे 4 चार्जेस रखी गई हैं, और पॉजिटिवली चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड ऑन द पॉजिटिव y एक्सिस, वो भी आपको दिख रहा होगा। अगर ये x एक्सिस है तो ये y एक्सिस है, और यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज स्मॉल q को रखा है, और कहाँ पे रखा है, तो 0, b का मतलब हुआ कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको x में चलने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ y में चलिए b, इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो b होगा, ठीक है। और बोल रहा है कि b ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हुआ कि हमको ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाना है। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, तो b अगर पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है हम ऊपर ही जाएंगे ना, अगर नेगेटिव होता तब हम लोग नीचे जाते हैं। 4 ऑप्शंस ऑफ द साइंस ऑफ दीज चार्जेस आर गिवन इन लिस्ट 1। ये लिस्ट 1 में आपको Q1 Q2 Q3 एंड Q4 के साइंस दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें P वाले रो में कह रहा है कि Q1 Q2 Q3 Q4 सब पॉजिटिव होगा, इसमें कह रहा है कि Q1 और Q2 तो पॉजिटिव होगा लेकिन Q3 और Q4 नेगेटिव होगा। हाँ, मतलब ये दोनों पॉजिटिव है लेकिन ये दोनों नेगेटिव है, और तब आपको बताना है कि इन चारों केसेस में इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा उसका डायरेक्शन किधर आ रहा है, ठीक है। मतलब सबसे पहले हम इस वाले ऑप्शन के हिसाब से इन चारों चार्जेस को पॉजिटिव रखेंगे, और तब देखेंगे कि इस पर नेट फोर्स किधर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, दाएं आ रहा है, बाएं आ रहा है ना। ऊपर का मतलब एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में आ रहा है, नीचे का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में आ रहा है कि नहीं। इधर का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में आ रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में आ रहा है। तो ये आपको लिस्ट 2 में दिया हुआ है।
ना। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइए हम ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले हमको चारों चार्जेस को कैसा रखना है, पॉजिटिव रखना है। तो रखिए, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे भी प्लस क्यू, यहाँ पे भी प्लस क्यू और यहाँ पे भी प्लस क्यू। हाँ, एक बात का ध्यान रहे, क्वेश्चन ने कहा था कि चारों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसीलिए मैंने मैग्नीट्यूड सेम लिया। और ऑप्शन नंबर पी में बोल रहा है कि सबका साइन भी सेम है, इसीलिए मैंने सबका साइन भी सेम लिया और सबको पॉजिटिव लिया। ठीक है, अब आप बताइए, ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। मान लीजिए कुछ है फोर्स लगा के, तो बच्चों ये वाला चार्ज भी इसको रिपेल करेगा और एफ ही फोर्स लगाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना दूर ये है उतना ही दूर ये भी है, और ताकत में जितना ये है ताकत में उतना ही ये भी है, तो दोनों एफ फोर्स लगाएगा। लेकिन ये वाला चार्ज जो होगा वो इसको रिपेल करेगा कुछ एफ डैश लगा के, और इस एफ डैश को मैंने बड़ा क्यों बना दिया, इसलिए क्योंकि जितना ये है उतना ही ये भी है, मैं मानता हूं, लेकिन ये दूर है और ये नजदीक है, तो जो चार्ज नजदीक होगा वो ऑब्वियसली ज्यादा फोर्स लगाएगा। ठीक है, ताकत में दोनों सेम है लेकिन नजदीक भी तो है, तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, इसीलिए मैंने उसको एफ डैश लिख दिया। तो आप बताइए, ये वाला चार्ज जो होगा वो इस पे इधर की तरफ, यानी ये भी इसको रिपेल ही करेगा और एफ डैश ही लगाएगा। ये और ये इस पर सेम फोर्स क्यों लगाएगा? क्योंकि जितनी दूरी पे ये रखा हुआ है उतनी ही दूरी पे इसको भी रखा हुआ है। अब एक बात बताइए, अगर हम रिजल्टेंट की बात करें तो इस F और F का रिजल्टेंट किधर आएगा? तो बच्चों ऊपर आएगा, है ना। और F डैश और F डैश का रिजल्टेंट किधर आएगा? तो इनका रिजल्टेंट भी, अब थोड़ा जगह कम है लेकिन चलिए काम चलाइएगा, इनका रिजल्टेंट भी ऐसा ऊपर ही आएगा। इतना तो हम जानते ही हैं कि दो वेक्टर्स अगर सेम मैग्नीट्यूड के हों तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो बीचों बीच आता है ना। तो F और F का रिजल्टेंट ऊपर, F डैश और F डैश का रिजल्टेंट भी ऊपर ही आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि इन चारों का रिजल्टेंट ऊपर ही आएगा। अरे जब हम इन दोनों को भी जोड़ेंगे, जैसे एक फोर्स ऊपर है और दूसरा फोर्स भी ऊपर ही है, तो जो रिजल्टेंट होगा बच्चों वो भी तो ऊपर ही ना आएगा। इसका मतलब हुआ कि इस केस में जो नेट फोर्स होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में आएगा। ठीक है, ऑप्शन में देख लेते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस किस में आ रहा है, तो 3 में आ रहा है, यानी P का जो आंसर होगा वो 3 हो जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि Q1 और Q2 को पॉजिटिव लेना है लेकिन Q3 एंड Q4 को नेगेटिव लेना है, तो इसको प्लस क्यू लीजिए और इसको माइनस क्यू एंड माइनस क्यू लीजिए। अब चलिए देखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा अगर कुछ है फोर्स लगा के, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा ना, और अट्रैक्ट करेगा और एफ फोर्स ही लगाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी दूरी पे ये है उतनी ही दूरी पे ये भी है, और ताकत में जितना ये है ताकत में उतना ही ये भी है, मैग्नीट्यूड में भी सेम, डिस्टेंस में भी सेम, तो बच्चों फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। हाँ, ये अलग बात है कि ये पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा और ये नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। सिमिलरली ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा और ऑब्वियसली कुछ एफ डैश लगाएगा, इससे ये ज्यादा फोर्स इसलिए लगाएगा क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये नजदीक रखा हुआ है ना, तो कुछ एफ डैश कह दिया मैंने। अब ये नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ऑब्वियसली ये भी कुछ एफ डैश ही लगाएगा। ठीक है, अब आप बताइए चारों फोर्सेस क्या इशारा कर रही, तो देख के पता चल जाएगा कि जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर की तरफ आएगा। कैसे? तो ये जो F और F है इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा इधर की तरफ, और ये जो आपको F डैश और F डैश दिख रहा है इन दोनों का भी रिजल्टेंट आएगा इधर की तरफ। तो आपको नहीं लग रहा है कि नेट फोर्स जो इधर की तरफ आना चाहिए? इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। तो आइए हम लोग लिस्ट में देख लेते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस किस में है, तो 1 में है, यानी Q का 1 हो जाएगा बच्चों, Q का 1 हो जाएगा। क्लियर? चलिए इसमें देखते हैं R में क्या कह रहा है कि Q1 एंड Q4 पॉजिटिव है, Q2 और Q3 नेगेटिव है। तो बाबू Q1 ठीक है, ये और ये जो है वो पॉजिटिव है, ये और ये जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो बताइए ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, कुछ एफ फोर्स लगाएगा, तो ये पॉजिटिव भी इसको रिपेल करेगा और एफ ही फोर्स लगाएगा ना। ये नेगेटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और कुछ एफ डैश लगाएगा। ये देखिए ये एफ डैश लगाएगा क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये नजदीक है तो ये ज्यादा फोर्स लगा के खींचेगा।
ठीक है, ये नेगेटिव भी क्या करेगा, तो इसको अपनी तरफ खींचेगा और कुछ एफ डैश ही लगाएगा, क्योंकि ये और ये सेम डिस्टेंस पर रखे हुए हैं ना, इससे जितनी दूरी पे ये है उतनी ही दूरी पे ये भी है। अब देखिए, अब जैसे इधर था कि चारों फोर्सेज इशारा कर रही थी कि ऊपर होगा, चारों फोर्सेज इशारा कर रही थी कि इधर होगा, लेकिन इसमें दो फोर्स कह रहा है कि ऊपर होगा और दो फोर्स कह रहा है नीचे होगा, तो नेट फोर्स किधर होगा। तो ये जानने के लिए हम देखेंगे कि इन दोनों का रिजल्टेंट ज्यादा आ रहा है कि इन दोनों का रिजल्टेंट ज्यादा आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट ना ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ी बड़ी फोर्सेस हैं और इवन इनके बीच का एंगल भी कम है। चलिए एंगल वाला फैक्टर छोड़िए, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा होगा ना कि ये दोनों फोर्स बड़े बड़े हैं, अरे नजदीक हैं, ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, तो इनका इफेक्ट ज्यादा आएगा। और ये दोनों फोर्सेस, ये दोनों चार्जेस जो फोर्स लगा रहे हैं वो छोटे छोटे फोर्स है, तो इसका इफेक्ट कम आएगा। और फोटो से भी आपको दिख रहा होगा कि नीचे वाला ज़्यादा है, ऊपर वाला कम है, तो जो नेट फोर्स आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। नीचे का मतलब हुआ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस की तरफ आएगा। अब आप देख लीजिए नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस कौन सा है, 4 नंबर में आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि आर का आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अब बाकी जो बच गया वो इसमें आ जाएगा, लेकिन IIT है तो हम लोग सॉल्व करके ही देखेंगे। चलिए देखते हैं एस में क्या बोल रहा है। Q1 एंड Q3 पॉजिटिव है, Q1 एंड Q3 पॉजिटिव है, बाकी दोनों तब नेगेटिव होगा। हाँ ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, Q1 को और बच्चों Q3 को, Q3 यही पे था ना, इन दोनों को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो ये और ये जाहिर सी बात है नेगेटिव होगा। अब देख लेते हैं जल्दी जल्दी क्या हो रहा है। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा एफ फोर्स लगा के, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, है ना बच्चों, और ये तो एफ ही फोर्स लगाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि ताकत में जितना ये है उतना ही ये भी है, और जितनी दूरी पे ये रखा हुआ उतनी दूरी पे ये भी रखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों एफ फोर्स लगाएगा। ये क्या करेगा, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा। चलिए ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, और मान लीजिए कुछ एफ डैश फोर्स लगाएगा, तो जाहिर सी बात है ये वाला फोर्स बड़ा है ना बच्चों, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये नज़दीक है। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा और कुछ एफ डैश फोर्स लगाएगा। अब देखिए, दो फोर्सेज इशारा कर रही है उधर की तरफ एंड दो फोर्सेज इशारा कर रही है इधर की तरफ, कौन जीतेगा? हालांकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों का फैक्टर आता है, लेकिन मैग्नीट्यूड यहाँ डोमिनेटिंग नेचर का रहेगा। मैं क्या कह रहा हूँ उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, बस इतना समझिए कि ये दोनों फोर्सेज जो है छोटे छोटे फोर्स है ना, तो इनका रिजल्टेंट भी छोटा आएगा, लेकिन ये दोनों फोर्सेज बड़े बड़े फोर्स है तो इनका रिजल्टेंट बड़ा आएगा। तो ये बड़ा है ये छोटा है, यानी कि जो नेट रिजल्टेंट होगा वो इधर की तरफ होगा, और इधर की तरफ होने का मतलब हुआ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ होगा। ठीक है, तो बताइए नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस किस में आ रहा है, तो 2 नंबर ऑप्शन में है। तो हम लोग बोलेंगे कि एस के लिए कौन सा सही रहेगा, 2 सही रहेगा। तो ये कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं था। IIT बस आपसे इतना जानना चाह रहा है कि आपको पता है कि नहीं कि पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करती हैं और नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती हैं। तो हमने किया क्या है, बस डायरेक्शंस ही तो ड्रॉ किया है, बाकी वेक्टर्स को ऐड करने तो हमको आता ही है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाने तो आता ही है, तो हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेवल 2 में एक क्वेश्चन मैंने दिया है जो IIT 2009 का है। अब बच्चों लेवल 2 में वो क्वेश्चंस होंगे जो या तो सही में बहुत टफ होंगे, या वो क्वेश्चन होंगे जो टफ तो नहीं होंगे लेकिन 11th क्लास के कॉन्सेप्ट्स का अच्छा खासा यूज आया होगा। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत टफ क्वेश्चन की श्रेणी में नहीं डालेंगे, लेकिन हाँ 11th क्लास में अगर आपने रोटेशन नहीं पढ़ा है तो फिर ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन वही लोग करेंगे जिनका रोटेशन क्लियर है, या मैं थोड़ा सा रिवाइज आपको करा देता हूँ। ठीक है, चलिए हम जानते हैं कि 2 टाइप का मोशन होता है, एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन और एक होता है रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल मोशन में ना होता है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को डिनोट किया जाता है P से, और इसकी वैल्यू होती है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, इसमें होता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, और उसको डिनोट किया जाता है L से। ठीक है, और हालांकि देखा जाए तो इसकी वैल्यू होती है I इंटू ओमेगा टाइप का। जो लोग रोटेशन पढ़े हैं वो जानते हैं कि जो रोल ट्रांसलेशनल मोशन में मास प्ले करता है वही रोल रोटेशनल मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है।
मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से डिनोट करते हैं। जो रोल ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर वेलोसिटी प्ले करती है वही रोल रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी प्ले करती है। तो ये तो कोई अलग से याद भी नहीं करता, अगर आपको यही वाला याद है तो आप बस देख लीजिए कि ट्रांसलेशनल मोशन में जो मास और वेलोसिटी प्ले करता है रोटेशनल मोशन में वो कौन प्ले करता है, और वैसे ही लिख लेंगे। तो ये है लीनियर मोमेंटम और ये है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, आपको लीनियर मोमेंटम को चेंज करना है, आपको फोर्स लगाना होता है, फोर्स। और फोर्स का डेफिनेशन ही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन अगर आपको एंगुलर मोमेंटम को चेंज करना है, ठीक, तो आपको लगाना होता है टॉर्क। और बच्चों टॉर्क का डेफिनेशन या फॉर्मूला ही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी लीनियर मोमेंटम को बदलना है तो आप फोर्स लगाइए। और टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सही है। चलिए एक चीज और बता दूं कि अगर फोर्स नहीं है, फोर्स जीरो है, तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। ये हम लोग पढ़ते भी हैं 11th क्लास में, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इवन आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, वो जो हम लोग जब कोई गन फायर करते हैं तो बुलेट आगे जाता है और जो गन है उस पर पीछे की तरफ झटका लगता है, ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ही है। तो खैर अभी हम उसके कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएंगे, बस आप इतना याद रखिए कि अगर नेट फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो है, तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। और बच्चों अगर टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, ये बात याद रखिएगा। मैं एक बार फिर से बता दूं कि याद तो हम लोग यही रखते हैं, वो तो अंडरस्टूड होता है, ठीक है, क्योंकि जो रोल इधर फोर्स प्ले करता है वो इधर टॉर्क प्ले करता है, जो इधर लीनियर मोमेंटम वो उधर एंगुलर मोमेंटम। सही है। अब देखिए थोड़ा सा टॉर्क के बारे में हम जान लें। तो खैर अब बहुत डिटेल में तो समय नहीं है कि मैं अभी बताऊं, लेकिन जो लोग पढ़े हैं वो जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये ठीक है ना। अच्छा एक रॉड ही लेते हैं, रॉड ही लेते हैं, रॉड से ज़्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए ये कोई रॉड है और आपने यहाँ पे फिक्स किया है, ठीक, इसको रोटेट कराना है। तो रोटेट कराने के लिए जाहिर सी बात है आपको इस रॉड पे फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पे फोर्स लगा दिया इधर की तरफ कुछ F, ठीक है, तो इस पॉइंट के अबाउट आपको रोटेट कराना है। यहाँ पे मान लीजिए आपने कोई कील ठोक दिया है, कोई कांटी ठोक दिया है ना, तो इसको बोला जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी के अबाउट ये रॉड रोटेट करेगा ना। तो जिस पॉइंट के अबाउट आपको रोटेट कराना है और जिस पॉइंट पे आपने फोर्स लगाया है, उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला जो वेक्टर होता है उसको अगर हम R से रिप्रेजेंट कर दें, है ना, तो बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F, ठीक। और इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा, बिना क्रॉस प्रोडक्ट के तो खैर रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो आप जानते होंगे कि R क्रॉस F का मतलब होगा R F साइन थीटा, जिसमें थीटा जो है वो R और F के बीच का एंगल होता है, ठीक है, R और F के बीच का एंगल होता है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे R और F के बीच का एंगल ये है। अब ये कैसे है, ये अगर आपने वेक्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हम इसको उठा के आगे लेके जाएंगे ताकि दोनों का टेल एक जगह हो जाए। तो ये होगा R, ये होगा F, और दोनों के बीच का एंगल ये हो जाएगा, ठीक है। अब ना हम दो केस कंसीडर करेंगे। केस नंबर 1 जिसमें थीटा इज इक्वल टू हम लेंगे 0 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि बच्चों R है ये और F भी है इधर ही। आप बताइए ये रोटेट करेगा क्या? जैसे मान लीजिए कि यही वाला रॉड है, ठीक है, और इस पॉइंट के अबाउट हमको रोटेट कराना है और मैं इसको पकड़ के खींच रहा हूँ, इधर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, इधर की तरफ, तो R भी इधर ही, फोर्स भी इधर ही। क्या ये रोटेट करेगा? नहीं रोटेट करेगा। आप इसको पकड़ के खींच रहे हैं, अरे सॉरी, इसको पकड़ के खींच रहे हैं तो खींचने से रोटेट थोड़े करेगा। हाँ इधर फोर्स लगाते तब रोटेट करता, इधर लगाते तब रोटेट करता, पकड़ के खींचने से तो रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं रोटेट करेगा? क्योंकि जब हम टॉर्क निकालेंगे और हम लिखेंगे RF साइन थीटा, तो R तो खैर ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, F ठीक है इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन साइन R और F के बीच का एंगल 0 डिग्री ना, और साइन 0 डिग्री 0 होता है, टॉर्क ही नहीं लग पाया, और टॉर्क नहीं लगेगा तो चीजें रोटेट नहीं करती। तो याद रखिएगा R और F अगर सेम डायरेक्शन में है तो रोटेशन नहीं होगा क्योंकि टॉर्क 0 होता है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 ये कहता है कि अगर मान लीजिए ये रॉड है, जाहिर सी बात है हम इसको R मान रहे हैं, और जो फोर्स लगा है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ लगा है,
सिचुएशन ऐसा है कि हम इसको पकड़ के ऐसे दबा रहे हैं, तो दबाने से भी ये रोटेट नहीं करेगा, खींचने से भी रोटेट नहीं करेगा, और ऐसे दबाने से भी रोटेट नहीं करेगा, आपको फोर्स तिरछा लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं अब की बार ये क्यों रोटेट नहीं कर रहा है, क्योंकि एक बार फिर से जब हम टॉर्क निकालेंगे तो हम लिखेंगे आर एफ और साइन 180 डिग्रीज। क्लियर? साइन 180 की वैल्यू वही होती है जो साइन 0 की होती है। साइन 0 0 होता है तो साइन 180 भी 0 ही होगा, क्योंकि आमने सामने आंसर्स नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे आंसर अगर हाथी होगा तो यहाँ पे आंसर माइनस हाथी हो जाता है। तो साइन 0 0 है तो साइन 180 माइनस 0 होगा, लेकिन माइनस 0 नाम की कोई चीज होती नहीं है, तो साइन 180 भी 0 ही होगा। तो मिला जुला के ये भी 0 आया, का मतलब टॉर्क एक बार फिर से 0। इन दोनों केसेस में टॉर्क नहीं आएगा। तो ये याद रखने वाली बात है, ये हमेशा हमारे जेहन में होना चाहिए कि अगर आर और एफ सेम डायरेक्शन में, चाहे आर और एफ ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों केस में टॉर्क 0 आता है। तो टॉर्क 0 होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। क्लियर है बच्चों? तो इतना कॉन्सेप्ट अगर आप जानते हैं तो आप एक काम करिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। और अगर आपको नहीं पता है तो ये सारी चीज़ें कहीं एक जगह लिख भी लीजिए, और ऑब्वियसली किताब में ही कहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, बुक के पीछे कुछ पेजेस खाली हैं, आप चाहें तो वहाँ पे लिख सकते हैं। तो इतना कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो हम आगे बढ़ें, अगर नहीं क्लियर है तो वीडियो को फिर पीछे ले जाके एक बार फिर से देख लीजिएगा कि कहाँ क्या क्या बातें मैंने इसमें बताई हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम फील्ड ऑफ चार्ज प्लस क्यू। बच्चों कोई चार्ज प्लस क्यू है, अब इसके कूलम फील्ड में, कूलम फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, अ चार्ज माइनस क्यू इज मूविंग अराउंड इट इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो एक माइनस क्यू चार्ज है बच्चों जो कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। हालांकि ये नहीं बताया है कि चार्ज को आपने कहाँ रखा है, तो कोई बात नहीं, आप इधर भी रख सकते हैं, बीच में भी रख सकते हैं, थोड़ा इधर भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, फाइंड दी करेक्ट स्टेटमेंट, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन कौन सा होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ चार्ज माइनस क्यू इज कांस्टेंट। तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम तभी कांस्टेंट होता है जब टॉर्क 0 हो। तो आप बताइए, अगर ये रोटेट कर रहा है, इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो इस पे लगने वाला जो टॉर्क होगा क्या वो 0 है? तो देख लेते हैं हम टॉर्क किसके अबाउट निकालेंगे, तो इसी के अबाउट निकालेंगे, क्योंकि इसी के अराउंड ये रिवॉल्व कर रहा है। तो ये हो गया बच्चों आर। ठीक है, अब ये इस पे फोर्स किधर लगाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो चूंकि आर और एफ एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया, इसका मतलब हुआ कि इस केस में जो टॉर्क है वो कितना है, 0 है। टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। अब एक बात और, क्या सिर्फ यहीं पे टॉर्क 0 है कि ये घूमते फिरते जब यहाँ पहुंचेगा, ये माइनस क्यू चार्ज जब यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ भी टॉर्क 0 होगा? तो देख लेते हैं। अब की बार आर होगा ये, और बच्चों ये इसको अपनी तरफ खींचेगा तो एफ इधर की तरफ होगा। यानी किसी भी सिचुएशन में, इवन जब ये चार्ज यहाँ भी पहुंचेगा तो आर हो जाएगा बच्चों ये, क्योंकि इसी के अबाउट हमको इसको रिवॉल्व कराना है। और इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यानी किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी सिचुएशन में आर और एफ हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहा है। एंड हम जानते हैं कि आर और एफ अगर एक दूसरे के डायरेक्शन में रहे, चाहे एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में रहे, दोनों केस में टॉर्क 0 होगा। यानी हर इंस्टेंट पे टॉर्क 0 है, यानी हर इंस्टेंट पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं यहां से हटाता हूं, फोटो थोड़ा कचरा टाइप का होगा, क्योंकि एक ऑप्शन तो हम क्लियर कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, कहता है लीनियर मोमेंटम भी कांस्टेंट है। तो बच्चों हम जानते हैं लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी ना, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास होगा मैग्नीट्यूड भी और इसके पास होगा डायरेक्शन भी। तो मोमेंटम बदलना है तो आप वेलोसिटी बदल दीजिए, और वेलोसिटी बदलना है तो आप या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल दीजिए, ना तो आप वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल दीजिए। अब मैग्नीट्यूड के बारे में तो हम खैर कुछ नहीं बोलेंगे अभी फिलहाल, लेकिन एक चीज तो हमको समझ में आ रहा है कि अगर ये चार्ज ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है
तो जब ये चार्ज यहाँ था तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, जब चार्ज यहाँ होगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, है ना बच्चों। और जब चार्ज यहाँ होगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा। मैग्नीट्यूड के बारे में अभी हम कमेंट नहीं कर रहे हैं, हालांकि कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, क्योंकि एक चीज हमको साफ साफ दिख रहा है कि जब ये चार्ज ऐसा मूव कर रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार बदल रहा होगा। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है तो वेलोसिटी बदल रहा है, वेलोसिटी बदल रहा है तो मोमेंटम बदलेगा। तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। क्लियर है? चलिए एक बात और कह रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द चार्ज माइनस क्यू इज कांस्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब सुनो बच्चों, मैंने आपसे कहा कि एंगुलर मोमेंटम ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, और मैंने ये भी कहा कि एंगुलर मोमेंटम होता है आई इंटू ओमेगा, ये भी देखा हम लोगों ने। लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम होता है आई इंटू ओमेगा। अगर हम सिर्फ स्केलर फॉर्म की बात करें, तो हम ऐसे आई इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। अब देखिए एल कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई आई, जिसमें एल कांस्टेंट है। कांस्टेंट को अगर हम हटाएंगे तो इक्वालिटी का साइन प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इस सिचुएशन में जब एल जो है वो कांस्टेंट है ना बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बढ़ेगा तो एंगुलर वेलोसिटी घटेगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर घटेगा तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा। तो सवाल यह है कि क्या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में बदलाव हो रहा है? तो हाँ बच्चों, आपको याद होना चाहिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी m मास के पार्टिकल के लिए, जैसे मान लीजिए कोई m मास का पार्टिकल है, किसी r डिस्टेंस पे है ना बच्चों, और वो अगर रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट होता है mr²। यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है कि जिस पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं उस पॉइंट और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या है। और आप देख रहे हैं कि लगातार ये डिस्टेंस जो है वो बदल रहा है। अभी देखिए डिस्टेंस कम है, अभी ज़्यादा है, फिर डिस्टेंस मतलब इसके रेस्पेक्ट में तो कम ही हो गया। तो चूंकि डिस्टेंस लगातार बदल रहा है, आर लगातार बदल रहा है, इसका मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा तो एंगुलर वेलोसिटी भी बदलेगी। एंगुलर वेलोसिटी वेरिएबल है और ये बोल रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन, आखिरी ऑप्शन, द लीनियर स्पीड ऑफ द चार्ज माइनस क्यू कौन से? लीनियर स्पीड कांस्टेंट है। अब देखो इसके लिए मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं, ये अगर आप समझ रहे हैं तो मैं इसको मिटा दूं, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वीडियो पॉज करके इसमें कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं। मैं बात कर रहा हूं लीनियर स्पीड की। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने बार बार बताया है और एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं कि अगर फोर्स है ना बच्चों और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड बढ़ता है। कई बार मैंने बताया, एग्जांपल भी देके मैंने बताया है, फोर्स और वेलोसिटी अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो बच्चों स्पीड जो है वो कम होता है ना। और फोर्स एंड वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो स्पीड कांस्टेंट रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर आप चाहते हैं कि स्पीड बढ़े तो कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि स्पीड घटे तो कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए जो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि स्पीड पर तो असर ना पड़े, लेकिन अच्छा हाँ, इस केस में एक और चीज बता दूं कि फोर्स और वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर होता है तो स्पीड पर असर नहीं पड़ता, लेकिन डायरेक्शन पे असर पड़ता है बच्चों। डायरेक्शन जो है वो चेंज करता है। हाँ, तो एक बार फिर से बताऊं, अगर आप चाहते हैं स्पीड बढ़े तो कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो। अगर आप चाहते हैं स्पीड घटे तो कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए जो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हो। और अगर आप चाहते हैं डायरेक्शन चेंज हो जाए तो कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, अब हम ना किसी इंस्टेंट पे देखते हैं, जैसे इसी इंस्टेंट पे देखिए वेलोसिटी जो है वो इधर की तरफ है और फोर्स जो लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा। तो आप बताइए इस फोर्स का एक कंपोनेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में आएगा इधर की तरह,
और एक कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। तो जो कंपोनेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में आ गया वो कंपोनेंट इसकी स्पीड को बढ़ाएगा, और जो कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आ गया वो इसके डायरेक्शन को बदलेगा। यानी इसका डायरेक्शन भी बदल रहा है और इसकी स्पीड भी बढ़ रही है, यानी स्पीड कांस्टेंट नहीं है। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि इस चार्ज पार्टिकल को हम यहाँ पहुँचा दें, चलिए यहाँ पहुँचा देते हैं, माइनस क्यू को हम यहाँ पहुँचा देते हैं, तो क्या होगा, वेलोसिटी होगा इधर की तरफ और फोर्स लगेगा इधर की तरफ, है ना बच्चों। वेलोसिटी है इधर और फोर्स लग रहा है इधर। अब एक बात बताइए, अगर हम ध्यान से देखें तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स टूट सकते हैं, एक कंपोनेंट इधर टूटेगा और एक कंपोनेंट इधर टूटेगा। तो फोर्स का जो कंपोनेंट वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया वो इसकी स्पीड को घटाएगा, और फोर्स का जो कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आ गया वो इसका डायरेक्शन को बदलेगा। तो इसीलिए ना डायरेक्शन भी बदल रहा है और इसकी स्पीड लगातार कम भी हो रही है। तो ऐसा होता है बच्चों, जब ये नज़दीक आता है ना तो स्पीड बढ़ती है, और जब दूर जाता है तो स्पीड कम होती है। ये अगर आपने प्लैनेटरी मोशन पढ़ा है केपलर्स लॉ में तो आपको पता होगा। यानी इस केस में स्पीड कांस्टेंट नहीं है, नज़दीक आते समय स्पीड बढ़ेगा, दूर जाते समय स्पीड कम होता है, ठीक है। क्योंकि इस केस में देखिए ये इसको अपनी तरफ जिस फोर्स से खींच रहा है उसका एक कंपोनेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में आ गया जो कि स्पीड को बढ़ा देगा, और ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, इसका एक कंपोनेंट इस वेलोसिटी के ऑपोजिट आ गया जो कि स्पीड को कम कर देगा। तो मिला जुला के स्पीड कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। आप देख सकते हैं आईआईटी एक्चुअली आपके कॉन्सेप्ट्स पे वार करता है। ये कोई बहुत भारी क्वेश्चन थोड़े है। अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि कब लीनियर मोमेंटम चेंज होता है, कब एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है ना, तो अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं बच्चों तो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो कहीं कुछ नहीं था, बेसिक कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए था। नहीं क्लियर है तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, किसी ना किसी ऑप्शन में जाके आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका डीपीएस नंबर 5, जो कि डिस्कस तो हमने बहुत पहले कर लिया था, लेकिन चूंकि रिकॉर्ड नहीं हो पाया था इसलिए मैंने डाला नहीं था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप अभी से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। बाय बाय।